हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का जो कि इन्फ्लेशन है। इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप समझ लीजिए यूपीएससी में तो हर बार एक क्वेश्चन आपका इन्फ्लेशन से आना पक्का है। कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं और इन्फ्लेशन के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में और पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो उसके लिए, उसको सही करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं, उसके इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर, वो सब पता होने चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन है क्या, जिसको मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी में, कितने प्रकार का इन्फ्लेशन होता है, टाइप्स का, और क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के हमारी इकोनॉमी पे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए इन्फ्लेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन के जनरल डेफिनेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन सिंपल जनरल जो भी इंक्रीज होता है आपके प्राइसेस में, कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स के, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, एक साल में जो भी इंक्रीज हुआ प्राइसेस में, कमोडिटीज का, प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो है हमारा इन्फ्लेशन। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, परचेजिंग पावर जो होगी करेंसी की, वो घटती चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, जो सामान हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, वो आगे चल के हम प्राइस इंक्रीज होने के बाद वही सामान हमको क्या होगा, 150 रुपए में, 200 रुपए में हम खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है वैल्यू ऑफ करेंसी। और मीन्स वही है, जो भी एक यूनिट ऑफ करेंसी है वो कम चीजें खरीद पाएगी, कम सर्विसेज को खरीद पाएगी। और इसी का उल्टा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक साल में, या जो भी आपका सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें प्राइसेस डिक्रीज होने लग जाएंगे। जैसे जो प्राइस आपका एक साल पहले थे, आज की डेट में अगर वो घट गए तो वो क्या है, डिफ्लेशन। ये जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन का। और इसका एक दूसरा नाम भी है डिसइन्फ्लेशन। तो याद रखिएगा डिफ्लेशन क्या चीज होती है। इसका भी एक अपने में अलग इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो हमको डिफ्लेशनरी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं इन्फ्लेशन को घटाने के लिए। अब रियल सिनेरियो में बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि इन्फ्लेशन है क्या बेसिकली। फॉर एग्जांपल, ये कुछ चीजें हैं कंटेनर में रखी हुई, जो कि हम आज से एक साल पहले 100 रुपए में खरीद पा रहे थे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज के टाइम पे, ठीक एक साल बाद, वही चीजें हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 500 रुपए में। तो ये है बेसिकली इन्फ्लेशन। क्या हुआ कि जो सामान हम 100 रुपए में एक साल पहले खरीद रहे थे, आज की डेट में हम उससे कम सामान खरीद पाएंगे। या दूसरी भाषा में कहें तो जो सामान, जितना सामान हम 100 रुपए में एक साल पहले खरीद पा रहे थे, आज की डेट में उतना ही सामान हम 500 रुपए में खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सा इंडिकेशन क्या है कि वैल्यू, जो भी वैल्यू है, जो भी आपकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करेंसी है, वो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ करेंसी आपकी डिक्रीज होगी। यही है इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन के। तो पहला जो कॉज आप देख रहे हो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन डेवलप हो उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये जनरली होता है डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के कारण। ठीक है, जैसे ही डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होगा, प्राइसेस हमारे एकदम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए, जैसे ही डिमांड इंक्रीज करेगी सेम लेवल ऑफ सप्लाई पे, मतलब सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ चुकी है, उस केस में क्या होगा, हम बात कर रहे हैं जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ेगी विद द सेम लेवल ऑफ सप्लाई, हमारे प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सप्लाई अपनी कांस्टेंट रखी है, जितना हम सामान बना रहे थे उतना ही सामान बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो ज्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ा देंगी कंपनी। उसको प्रोड्यूस तो करेंगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मार्केट में लाएंगी तो प्राइसेस बढ़ा के लाएंगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ चुकी है।
इसी का उल्टा अगर हम सप्लाई डिक्रीज कर देंगे विद द सेम लेवल ऑफ डिमांड, मान लीजिए कुछ जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, नेसेसरी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ठीक है, नेसेसिटी आइटम्स जिसे बोलते हैं, उनकी क्या हो गई, एकदम से सप्लाई डिक्रीज हो गई विद द सेम लेवल ऑफ डिमांड। मतलब आप फॉर एग्जांपल दूध है, मक्खन है, दही, ये सारी चीजें हैं जो कि हम खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, उनकी सप्लाई जैसे ही डिक्रीज होगी तो उनकी डिमांड तो सेम ही रहेगी। हम दूध तो रोज ही पीते हैं, ठीक है, और हमारा जो फॉर एग्जांपल फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें हम रोज ही खाते हैं। अगर इनकी सप्लाई घट गई, डिमांड हमारी सेम है, तो क्या होगा, इससे भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये भी डिमांड ड्रिवन प्राइस राइज होगा। क्योंकि जब दोबारा फिर से वही बात है, जब दोबारा फिर से वो चीजें सप्लाई में आएंगी तो वो इंक्रीज कर देंगे हमारे प्राइस को, जिससे कि क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ब्रिटिश के, कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका आइडिया था ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, ठीक है। इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन से एक और चीज क्या होती है कि आपकी जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर की, वो जो है बढ़ जाती है। मतलब जो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की, उसका क्रिएशन हो जाता है, वो बढ़ने लग जाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन से, ठीक है। उसके कारण है कि वेज रिवीजन होता है और डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब लोगों की सैलरी बढ़ रही, लोगों के पास इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तभी वो डिमांड कर पा रहे हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब सरकार नए नोट छाप रही है और वो मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट से हमारे कंज्यूमर के पास आ रहे हैं, तो कंज्यूमर के पास पैसा है तो वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो ये दो मेन कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। और इससे रिलेटेड ये टर्म हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस में भी आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब मनी हमारे पास बहुत है और गुड्स की हमारे पास कमी है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मींस डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, ये जो कहावत है, ये जो स्टेटमेंट है, इट इज लिंक्ड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉज जो होता है इन्फ्लेशन का, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। ये क्या है, जो भी हमारे इनपुट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी जितने हमारे इनपुट फैक्टर्स हैं, मतलब लेबर की कॉस्ट हो गई, ठीक है, वेजेस हो गए, उसको बनाने का रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, ठीक है, ये अगर बढ़ गई, ठीक है, ये जब बढ़ जाएगी तो जो ओवरऑल प्राइस है प्रोडक्ट का, वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमने बनाने की कॉस्ट बढ़ा दी तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट तो अपने आप बढ़ जाने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही ये इन कारणों की वजह से कोई प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई होगा तो वो उसकी क्या होगी, प्राइसेस बढ़ जाएगी, और इसको हम बोलेंगे क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब उसका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, उसको जो बनाने की कॉस्ट है, उससे राइज हुआ इन्फ्लेशन जो होगा वो होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे होगा क्या कि डिक्रीज, आप देख रहे हैं, इंक्रीज प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ दीज गुड्स। कॉस्ट, अब कॉस्ट प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इनकी सप्लाई जो है धीरे धीरे घटने लग जाएगी, जिससे कि क्या होगा, डिमांड तो हमारी कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई घटने लग गई, ठीक है। तो सप्लाई घटेगी, डिमांड सेम है, तो क्या होगा, प्राइसेस हमारे इंक्रीज कर जाएंगे, जो कि ओवरऑल प्राइस लेवल है उससे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये क्या है, सप्लाई साइड फैक्टर है इन्फ्लेशन का। सप्लाई से जो हमारा इफेक्ट हो रहा है, सप्लाई की वजह से जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कि हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। तो ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दो इंडिसेस हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, नापते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। और इस इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक सबसे बड़ा नियम क्या है कि इसका बेस ईयर होता है, बेस ईयर फिक्स करा जाता है, उसके आधार पे उस ईयर से कंपेयर करते हैं हम करंट प्राइसेस को बेसिकली, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का हाल ही में बेस ईयर चेंज हुआ है, 2011-12 हो गया है, जो इससे पहले 2004-5 था। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2012 है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, WPI क्या चीज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो भारत में जो इन्फ्लेशन मेजर करा जाता है आज के टाइम पे वो क्या है, CPI कंबाइंड। ठीक है, लेकिन अप्रैल 2014 तक भारत मेजर करता था इन्फ्लेशन WPI के बेसिस पे। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। लेकिन उसके बाद RBI ने अडॉप्ट करा ये न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ठीक है, जिसका एस्टिमेट देता है CSO। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में क्या है ये। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली है क्या, ये जो भी इन्फ्लेशन का ट्रेंड है इकोनॉमी पे एज ए होल, इकोनॉमी एज ए होल मेजर करता है ये इन्फ्लेशन को। ठीक है, और ये मेजर करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी कंज्यूमर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब हर आदमी के अकॉर्डिंग जो उसका इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल है उसके बेसिस पे, जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे हम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ठीक है, अब इसमें जो हम प्राइसेस कलेक्ट करते हैं WPI पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, वो हम वॉलेंटरी बेसिस पे करते हैं, वॉलेंटरी बेसिस पे। ठीक है, और इस केस में हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर जितनी भी मार्केट्स हैं उनको विजिट करते हैं। बाय विजिटिंग मार्केट्स हम प्राइसेस को कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, क्योंकि ये होलसेल है तो इसमें हम जितने भी गुड्स होते हैं इकोनॉमी में उनको कंसीडर करा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जितने कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ उतनी ही गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस को मेजर करते हैं, उसके बेस पे इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली हमारा क्या है, होलसेल प्राइसेस हम लेते हैं। ठीक है, थोक जैसे हम बोलते हैं, थोक प्राइसेस जो होते हैं, थोक विक्रेता जो होते हैं, होलसेल प्राइसेस एंड एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। ठीक है, और इसमें हम बेसिस करते हैं रिटेल प्राइसेस, मतलब इसमें हमारे टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सब इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट appropriate and you can say most absolute and accurate measurement of inflation। ठीक है, ये सबसे एब्सोल्यूट लेवल है। इससे पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे करते थे, जिससे कि हमारा क्या था, उतना करेक्ट मेजर नहीं आ पाता था, क्योंकि हम होलसेल के प्राइसेस को मेजर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल हमारी महंगाई बढ़ रही है, जो कंज्यूमर फील कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए आपको कि हम कैसे मेजर करते हैं इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो दो देख लीजिए, दो ये पॉलिसीज हैं, एक है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी हमारी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, RBI। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, इवन UPSC के मेंस में भी लिखने को आता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, तो अभी मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो अगर हम ब्रॉड लेवल में बात करें तो RBI करता क्या है कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन के, जिसपे वो लोन देता है बैंक्स को, वो इंक्रीज कर देता है। इंटरेस्ट रेट्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, बोरोइंग बैंक्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी, और अगर बैंक्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी तो क्या करेगी, कस्टमर के लिए एक्सपेंसिव कर देगी।
ठीक है। अगर बैंक ही बोरोइंग ज्यादा पैसे देके कर रही है, मतलब उसके लिए कॉस्टली हो जा रहा है, बैंक के लिए कॉस्टली हो जा रहा है, तो उसके कस्टमर के लिए भी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारे कस्टमर है उनके पास कम पैसा आएगा, उनकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो डिक्रीज करने लग जाएगी। और जैसे ही मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी, इन्फ्लेशन हमारा धीरे धीरे घटने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी। यहां से एक और चीज समझ में आती है हमको, इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ करेंसी, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। जब मनी का एक्सेस हो जाता है इकोनॉमी में, तब इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा होती है। तो मनी को सक आउट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब सबसे कठोर मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को, जो कि बेसिकली हमारे आज की डेट में रिपो है, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, इनका बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे हमारी मनी सप्लाई घट जाती है। फिस्कल पॉलिसी क्या चीज है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनको बढ़ा देती है। इनको बढ़ाने से होगा क्या कि कंज्यूमर के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, रियल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो खर्च करने की इनकम है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब उसके पास इनकम कम होगी, खर्च करने का पैसा कम होगा, तो इससे क्या होगा, वो चीजें कम खरीद पाएगा, और मनी सप्लाई क्या हो गया, कम कर दिया। टैक्स बढ़ा दिया मतलब इकोनॉमी से पैसा, मनी की सप्लाई को घटा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या करती है गवर्नमेंट, अपनी स्पेंडिंग को भी, एक्सपेंडिचर को घटा देती है। जैसे मैंने आपको इन्फ्लेशनरी गैप में बताया कि ये है क्या है, डिफ्लेशनरी मेजर। डिफ्लेशनरी गैप में मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगी, तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड जो है घट जाएगी। मार्केट में डिमांड घटेगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई धीरे धीरे घटने लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे होगा क्या, मनी सप्लाई हमारा घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफेक्ट्स क्या हैं इन्फ्लेशन के, डिफरेंट जो आप देख रहे हैं 9 तरह के चीजें हैं, इन पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला इफेक्ट हम देखते हैं, क्रेडिटर्स और डेप्टर्स पे क्या होगा, ठीक है। क्रेडिटर और डेप्टर की अगर हम बात करें, क्रेडिटर हमारे क्या हैं, बैंक्स हैं, डेप्टर्स हमारे क्या हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, बोरोवर्स हैं, ठीक है। तो इससे फायदा होने वाला है, इट विल बेनिफिट डेप्टर्स, ठीक है, एंड इट विल एडवर्सली अफेक्ट क्रेडिटर्स, ठीक है। कैसे होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से होगा क्या कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ रही है। मनी की सप्लाई कब बढ़ेगी, जब बैंक अपने इंटरेस्ट रेट घटा रही होगी, जब उसके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे होंगे, ठीक है, तभी मार्केट से पैसा उठा पाएगी, तभी कस्टमर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएंगे, और बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर होगा ज़्यादा लोन देने पे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसने घटा दिए हैं, कस्टमर को लोन लेने से वो नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि डेप्टर को होगा फायदा, उसको जितना मनी चाहिए उसे मिल जाएगा कम रेट पे, और बैंक्स का होगा नुकसान। तो एक तरीके से इट विल बेनिफिट द डेप्टर्स एंड इट विल अफेक्ट द क्रेडिटर्स, ठीक है। सेम ये चीज होगी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में, सेम चीज होगी कि जो हमारे लेंडर्स हैं वो प्रेशर फील करेंगे हाई लेंडिंग की, ठीक है, प्रेशर फील करेंगे वो हाई लेंडिंग की, ठीक है। तो ये इफेक्ट होगा लेंडिंग पे। अब एग्रीगेट डिमांड, जैसे मैंने बोला इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहा है, तो इसकी क्या होगी, जो व्हाट विल हैपन, एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाने वाली है, और सप्लाई हमारी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, तभी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि परचेजिंग पावर जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब लोगों की खर्च करने की जो
क्षमता है वो बढ़ रही है, ठीक है। डिमांड हमारी क्या हो जाएगी उस केस में, बढ़ेगी विद द सेम रेट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। और ऐसा होगा कब, जब लोगों की कंजम्पशन स्पेंडिंग लिमिट, कंजम्पशन लिमिट बढ़ रही होगी, ठीक है। तो ये इसका इफेक्ट होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्फ्लेशन क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़ा देगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड क्या हो गई हमारी यहां से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे, इंटरप्रेन्योर्स ये क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है, डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है, इनका एक्सपेंशन होगा, ठीक है, मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ लोन की, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ लोन हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ लोन हमारी घट रही है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट को फायदा होने वाला है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेविंग्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा। सेम है, सेविंग्स शॉर्ट रन में तो बढ़ रही है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में डिक्रीज करेगी, क्योंकि रियल वैल्यू जो है सेविंग की वो घट रही है, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है उसकी एक्चुअल रियल वैल्यू वो घट जाएगी, ठीक है। टैक्स की बात करें तो टैक्स में क्या होगा, जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स हैं दोनों ही हमारे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो होगा क्या कि जो भी हमारे वैल्यू पे लगने वाले टैक्स हैं, जिसे हम एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं, एड वैलोरम टैक्स जो कि वैल्यू पे लगता है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जिससे कि जो टैक्स पेयर है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, टैक्स का अमाउंट बढ़ जाने वाला है। सेम इनकम टैक्स में होगा, प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ने से क्या होगा कि उनका जो इनकम टैक्स स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब में वो ऊपर हो जाएंगे, मतलब एक स्लैब से फांद के दूसरे स्लैब में आ जाएंगे। जैसे ही दूसरे स्लैब में आएंगे तो यहाँ पे उनको हाइयर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 10% के स्लैब से 20% पे आ गए, इतना पैसा आ गया उनके पास, तो उनको ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब वही बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, जो आइटम्स हैं इकोनॉमी में, वो उनकी जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं वर्ल्ड मार्केट में वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो घट जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ने से होता क्या है कि जो आपकी करेंसी होती है वो वर्ल्ड मार्केट में, मतलब वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे उसकी वैल्यू घट रही होती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, करेंसी की वैल्यू आपकी घटती है जब इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई ग्लोबल लेवल पे, तो क्या होगा, लोगों के लिए बाहर के देशों के लिए आपके यहाँ से चीजें खरीदना सस्ता हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, मतलब आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, वो घटेगी, ठीक है। इंपोर्ट में क्या होगा कि जो हमारे फॉरेन गुड्स हैं वो कॉस्टलियर हो गए, क्योंकि आपकी करेंसी उनकी करेंसी से क्या है, कॉस्टलियर है, उनकी करेंसी हमारी करेंसी से क्या है, कॉस्टलियर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम इंपोर्ट करेंगे, मतलब इंपोर्ट हमारा घटेगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है, तो शॉर्ट रन में तो एम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो हमारा एम्प्लॉयमेंट घटेगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके बेस्ड है फिलिप कर्व जो कि इसके बारे में बात करेगी, ठीक है, वो जस्ट हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं वेजेस की। वेजेस क्या होंगे, वेजेस जो है हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वेजेस की वो बढ़ेगी,
ठीक है, लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू है वो फॉल करेगी। इसका क्या मतलब है, आपकी सैलरी मैंने 20,000 से करके 50,000 कर दी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, हमारे खर्चे भी तो बढ़ गए। अब जो चीजें मैं पहले 20,000 में खरीद रहा था वही आज की डेट में मैं 50,000 में खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या होगा, मेरी सेविंग तो उतनी ही है, मैं पहले जितना सेव कर पाता था आज की डेट में भी उतना ही सेव कर पा रहा हूँ और कम ही कर पा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, हमारी जो रियल वैल्यू है वेजेस की वो घट गई। ठीक है, तो वेजेस जरूर बढ़ेंगे। अब इस गैप को, जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वेजेस पे, उस गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट हमको क्या देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, डियरनेस अलाउंस हमको इसी वजह से मिलता है। इन्फ्लेशन, जितना इन्फ्लेशन ज्यादा होगा डीए का परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहला क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है हमारा, ये काफी स्लो रेट से बढ़ता है। ठीक है, और इसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि ये स्लो रेट से बढ़ेगा लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, और ये जनरली सिंगल डिजिट में होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 2.3, ठीक है, 2.6, 2.3, 2.6, 2.7 क्या है, ये सब सिंगल डिजिट में है। ठीक है, तो जो धीरे धीरे, क्रीपिंग मीन्स स्लोली स्लोली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन पे। ये सबसे हाई, वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट होता है इसमें। ये रेंज करता है डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पे, मतलब 20%, 100%, 200% इन ए ईयर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या चीज होती है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है वेरी लार्ज एंड एक्सीलरेटिंग। ठीक है, बहुत ही लार्ज होंगे और सबसे तेजी से बढ़ेगा, मतलब ओवरनाइट में प्राइसेस राइज हो जाएंगे। ठीक है, एनुअल रेट्स आप देख रहे हैं मिलियंस और इवन ट्रिलियंस में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जर्मनी में हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1920s, अर्ली 1920s की वजह से प्राइसेस जो थे वो 36 बिलियन टाइम्स हाइयर हो गए थे 2 साल पहले से। आप समझ सकते हो कितना प्राइस बढ़ गया था हाइपर इन्फ्लेशन में जब जर्मनी में ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर वेरिएंट्स के, और कितने तरह के वेरिएंट्स इन्फ्लेशन के। जो ये आप देख रहे हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, जब हमारी सप्लाई फॉल करती है लेकिन डिमांड सेम रहती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सप्लाई साइड एक्सीडेंट्स और हैजार्ड्स और मिसमैनेजमेंट, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब सप्लाई तो हमारी क्या है, सप्लाई हमारी फॉल कर गई, डिमांड हमारी सेम लेवल पे रह गई। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारा आता है कोर इन्फ्लेशन। ये क्या बेसिकली है, एनर्जी और फूड आर्टिकल्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इनको अगर हम नहीं इंक्लूड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी चीजें हैं वो हमारी इंक्लूड होती हैं कोर इन्फ्लेशन में। ठीक है, याद रखिएगा कि इन चीजों को हम एक्सक्लूड करते हैं, एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बात कर लेते हैं। रिफ्लेशन क्या चीज होती है, रिफ्लेशन आप समझ लीजिए जब रिसेशन होता है। ठीक है, मतलब आपका रिसेशन का मतलब क्या है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तेजी से बढ़ गया है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और डिमांड आपकी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो आप उसको कैसे आप फुलफिल करोगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, डिमांड भी जो है आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी डिसीजन लेती है कि इकोनॉमी को रिसेशन से रिवाइव कर सके। ठीक है, रिसेशन से बचाने के लिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी का डिसीजन लेती है, उस डिसीजन का परिणाम क्या होता है कि कुछ जो पर्टिकुलर चीजें हैं उनका सडन और टेम्परेरी प्राइसेस का इंक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेरी समझ लीजिए, कुछ चीजों का दाम तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्राइस राइज होता है रिसेशन से बाहर निकालने के लिए जो गवर्नमेंट लेती है, उस प्राइस राइज को हम बोलते हैं रीफ्लेशन। ठीक है, रिसेशन से बना है रिसेशन से रिवाइव करने के लिए जो इन्फ्लेशन डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे रीफ्लेशन।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्या होता है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही हायर लेवल से बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन सबसे पहले आई थी 1970 में यूएस इकोनॉमी में। ठीक है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 6% था, एवरेज 6% था, और इन्फ्लेशन भी 7% के ऊपर चला गया था। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ रहा है। जब ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे तब जो सिचुएशन डेवलप होगी उसे हम बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है हमारा स्क्यूफ्लेशन। इसके बारे में बता दूं कि इसमें जनरली हम इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द गुड्स का जब हमारा प्राइस राइज होता है, प्राइस में जब इंक्रीज होता है तो हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, लेकिन स्क्यूफ्लेशन क्या है, जब कुछ पर्टिकुलर गुड्स या कह लीजिए कुछ ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज, पर्टिकुलर गुड्स और ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, 2010 के आसपास हुआ गया था कि जो फूड प्राइस था इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं, वो 20% क्रॉस कर गया था। ठीक है, वाइल WPI इन्फ्लेशन 11% भी क्रॉस नहीं करा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक सर्टेन पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब फूड का जो सेक्शन था, फूड आर्टिकल्स के प्राइसेस, सिर्फ फूड आर्टिकल के प्राइसेस 20% क्रॉस कर गए थे, उनकी महंगाई तेजी से बढ़ गई थी। लेकिन नॉर्मल जो इन्फ्लेशन था, बाकी चीजों के प्राइसेस समान थे, मतलब उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। ये बेसिकली क्या है, रेशियो जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये आपको याद होगा, मैंने जब जीडीपी बताया था तो आपको बताया था कि जीडीपी करंट प्राइस क्या होती है, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस क्या होती है। तो जब जीडीपी करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का ये रेशियो है। मतलब प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है, महंगाई नहीं बढ़ी। ठीक है, लेकिन जब जीडीपी डिफ्लेटर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब करंट प्राइसेस 2 गुना हो गए कांस्टेंट प्राइसेस से, तो प्राइस का जो लेवल है, जो महंगाई है, वो बाई फैक्टर ऑफ 2 बढ़ जाएगी। सेम अगर 4 होगा तो बाई फैक्टर ऑफ 4 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर को सबसे बेहतर मेजर माना जाता है इन्फ्लेशन मेजर करने के, प्राइस बिहेवियर सॉरी मेजर करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, जीडीपी केस में आपको मैंने बताया था ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसमें कंसीडर होती हैं। इस वजह से हम मैक्सिमम जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका वेट लेके हम इन्फ्लेशन मेजर कर पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के टर्म में भी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं फिलिप कर्व क्या चीज है। फिलिप कर्व बेसिकली रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये क्या कहता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटेगा। ठीक है, लोअर द इन्फ्लेशन हायर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर द इन्फ्लेशन लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपका इन्फ्लेशन घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या होगा, बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये होगा कैसे, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, जैसे मैंने बोला आपको शॉर्ट रन में, जैसे ही मनी सप्लाई आपकी बढ़ी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन कब, शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। तो यही इसका मतलब है, जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन घटेगा वैसे वैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। Thank you guys for watching our video. Kindly subscribe to our channel Banking Sutra, and you can also connect to our Facebook page Banking Sutra.